हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी। आई हो आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो एमसीक्यू सीरीज का आज फोर्थ क्लास है। और आप जो भी क्लासेस लास्ट हो गया उसमें कोई अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हो, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये 8 पावरफुल वर्ड जो है, मैं लास्ट क्लासेस में भी बताया था, तो हमेशा याद रखना। ठीक है, खुद पे भरोसा रखना, स्टे स्ट्रांग, नेवर गिव अप, बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, बी काइंड, कीप स्माइलिंग। देखिए, जब भी आप कंसिस्टेंसी रहते हैं, अपने लक्ष्य जो भी एम है उस पर डेडिकेटेड रहते हैं, तो एक दिन ना एक दिन आपको वो चीज मिलता ही है। ठीक है, नो डाउट। आज मतलब 2 दिन लगे, ठीक है, 1 साल लगे, कितने भी टाइम लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने कंसिस्टेंसी और कितने डेडिकेटेडली उस पे आप वो उस पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कभी अपने जो होता है ना कि आज 1 साल इस पे ट्राई कर दिया, सेकेंड जो भी ईयर होगा उसमें दूसरे किसी सेक्टर में ट्राई किया, ऐसे मत कीजिए। जो भी है एक ही जगह पे फोकस कीजिए, एक ही एम पे फोकस कीजिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड मोटिव्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन लोगों के जो माइंड में क्या चल रहा था, क्या मोटिव था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, हाँ, वो किस मतलब चीज पे रिफ्लेक्ट होता है, वो आपको बताना है। Which part of the constitution that reflects the mind and motive of the framers of the Indian constitution? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकंड प्रियम्बल, थर्ड फंडामेंटल राइट्स एंड डी नॉन। अगर यहाँ पे ऑप्शंस दिया होता कि ऑप्शंस ए ओनली ए, ऑप्शंस बी ओनली बी, ठीक है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इस पे आप क्या करते? ये ऑप्शंस, अगर इसके बेसिस पे ये ऑप्शंस दिया रहता तो ये ऑल ऑफ द एबव होता। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी दिखा जाता है उन लोगों का मतलब माइंड एंड मोटिव जो था, प्रियम्बल में भी है और फंडामेंटल राइट्स में भी है। तो इस ऑप्शंस में, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कहाँ होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्योंकि यहाँ पे सोशियो एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, सोशियो एंड इकोनॉमिक में ज्यादा फोकस किया गया है। और प्रेम्बल में पॉलिटिकल, सॉरी फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल, और प्रेम्बल में तो जितना, क्यों प्रेम्बल को प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मतलब देखने को मिलेगा। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, बाकी सोशियो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, ठीक है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो प्रेम्बल में भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसपे सब कुछ दिया हुआ, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया, सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन, इंडिया कॉपीड द आइडिया ऑफ डीपीएसपी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप लोगों को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो भी इंडिया ने बोरो किया डीपीएसपी को, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से बोरो किया। ठीक है, आयरलैंड से बोरो किया, लेकिन आयरलैंड जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कहाँ से इस डीपीएसपी को बोरो किया गया? उन लोगों ने कहाँ से इसको बोरो किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड जर्मन, थर्ड अमेरिका, फोर्थ ब्रिटिश। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से बोरो किया, ये आप लोगों को बताना है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से बोरो किया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर हेल्पफुल फॉर टू एंश्योर द सोशल, political and economic democracy in the country.
Second, DPSPs are positive in nature, which help the state to frame policy. Third, they are synchronous and permanent in nature. Fourth, DPSPs helps the court in examining and determining the constitutional validity of a law. तो आप लोगों को बताना है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शंस ढूंढना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोला कि टू एंश्योर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो तो डीपीएसपी में नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत, ठीक है। तो आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से जहां पे ए होगा वो गलत होगा, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी गया, ठीक है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक ही बताया गया था डीपीएसपी में, पॉलिटिकल तो आपको फंडामेंटल राइट्स पे बताया गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, अभी सी और डी में से ये ऑप्शंस ए और बी में कॉमन बी है तो बी करेक्ट होगा, ठीक है। डीपीएसपी आर पॉजिटिव इन नेचर व्हिच हेल्प द स्टेट टू फ्रेम पॉलिसी, ठीक है। अभी ये दो कॉमन है, अभी सी और डी में से देखना हम लोगों को पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा करेक्ट है। दे आर सिंक्रोसेंट एंड परमानेंट इन नेचर, क्या डीपीएसपी परमानेंट नेचर है, और डीपीएसपी हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। जैसे हम लोगों ने डीपीएसपी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डीपीएसपी को अच्छे तरीके से रीड किया था, तो इस ऑप्शंस को हम लोगों ने देखा था जो डीपीएसपी कोर्ट को हेल्प करता है टू एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी एंड डी, ये परमानेंट नेचर नहीं है, ठीक है, ये सिंक्रोसेंट एंड परमानेंट नेचर नहीं है, ऑप्शंस बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को एलिमिनेशन करना है ताकि जब ये आप लोगों को पता होगा तभी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एग्जीक्यूशन स्टेट मस्ट हैव, क्या होगा, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल कंसेंसस अक्रॉस द स्टेट, रिसोर्सेज विद द गवर्नमेंट एंड नॉन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एग्जीक्यूशन करने के लिए स्टेट के पास क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली रिसोर्सेस होना चाहिए, रिसोर्सेस विद द गवर्नमेंट। अगर रिसोर्सेस ही नहीं होगा तो आपको कैसे मतलब एग्जीक्यूशन करेगा, तो सी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट प्रोवाइडेड टू फॉरेनर्स, कौन से आर्टिकल फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कुछ आर्टिकल जो है वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको बताना है। आर्टिकल 14, 15, 20, 21 बहुत करीबी मामला है, अभी आप लोगों को बताना है, जल्दी से जल्दी बता लीजिए कौन सा ऑप्शन सर करें। ऑप्शन 15, आर्टिकल 15 ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या 21 में आया था। तो देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ठीक है, जो इंडिया में है ओनली वन सिटीजनशिप तो हम लोगों को पता है, लेकिन वन डोमिसाइल ओनली, ठीक है, ये ओनली वर्ड थोड़ा एक्सट्रीम बना देता है, फिर देखते हैं करेक्ट हो भी सकता है, ठीक है। तो ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी ज्यादा एक्सट्रीम बना दे रहा है, सिर्फ जन्म अधिकार से सिटीजन बनने से हेड ऑफ द स्टेट बनता है, ये तो क्योंकि जो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है वो तो मतलब बहुत तरीके से है, तो आप अगर सिटीजन बनते हैं तब भी आप स्टेट हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शंस गलत, ठीक है। थर्ड, ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जब भी किसी को सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है, आप उसको डिप्राइव भी कर सकते हो एनी सर्कमस्टेंसेस। आप अगर एंटी इंडियन मूवमेंट कर रहे हो, किसी जो भी टेररिस्ट है उन लोगों के साथ जाके मिल रहे हो, तो सिटीजनशिप आपसे ले लिया जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस ए, व्हिच आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली ए, ओनली वन, ठीक है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ठीक है, ये याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, ठीक है। तो भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड हम लोगों को तो पता ही है,
ठीक है, भारत इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड पद्मा सेकेंड सिविलियन अवार्ड। तो भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि नहीं है। आर्टिकल 18 के अंदर क्या बोला गया कि जो टाइटल्स है वो आप नहीं ले सकते, और एक्सेप्ट भारत रत्न मिलिट्री जो भी टाइटल्स है वो आप ले सकते हो, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है। वो आपको दिया गया तो आप ले सकते हो, लेकिन ये जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स है वो आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आता। ठीक है, पद्म अवार्ड्स व्हिच वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेर सस्पेंडेड ओनली वंस। ठीक है, पद्म अवार्ड जो इंस्टीट्यूट 1954 को इंस्टीट्यूटेड हुआ था वो सस्पेंडेड ओनली वंस। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन पार्टिकुलर ईयर। तो एक ईयर में मैक्सिमम 5 लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, ये याद रखना। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला का फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में भी देखा शायद ये भी करेक्ट नहीं है, और थर्ड में भी देखा ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस 1, 2 एंड 3 ऑल आर अबव आर नॉट करेक्ट। ठीक है, ये देखना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और जो भी क्लास देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर क्लास अच्छा लग रहे हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्वारेंटो। क्वारेंटो का लिटरल मीनिंग क्या है? ये जो 5 रीट है वो आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, 5 रीट में ये आता है क्वारेंटो, उसका मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, याद रखना, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, जो हम लोगों में डिटेंशन देखा था आर्टिकल 20 कितना 22 में, आर्टिकल 22 में 2 तरह के, एक प्रिवेंटिव एक पुनिटिव डिटेंशन। तो इस डिटेंशन में, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है? डिटेंशन फॉर इंट्रोगेशन, डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन, डिटेंशन आफ्टर इंट्रोगेशन, डिटेंशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो क्या होगा, डिटेंशन आफ्टर इंट्रोगेशन या फिर विदाउट या फिर फॉर, कौन सा होगा? डिटेंशन विदाउट इंट्रोगेशन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following reads examine the functioning of subordinate code। जो subordinate code है, ठीक है, वो कौन से रीड एग्जाम यूज करते हैं? जल्दी से बताइए। Which one of the following reads examines the functioning of subordinate code। कौन सा रीड होगा? हेबस कॉर्पस, मैंडामस, क्वारेंटो, सर्टिरियो। टू हैव अ बॉडी, ये वी कमांड, ये इन लोगों का मीनिंग है। ठीक है, इसका बाय व्हाट अथॉरिटी, सर्टिफाइड टू सर्टिफाइड, टू सर्टिफाइड। ठीक है, तो इन लोगों का मीनिंग ये है। तो आपको क्या बताना है कि इसका मीनिंग क्या है? सॉरी, सबऑर्डिनेट को एग्जामिन करने के लिए कौन सा रीड यूज किया जाता है? सर्टिरियो टू सर्टिफाई। हाई कोर्ट क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू करते हैं सर्टिरियो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। an accused of an offense cannot be compelled to be a witness against himself, which article of the Indian Constitution provide for this। तो जो भी accused person है वो अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं दे सकता। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार इसको डिस्कस किया। तो ये आर्टिकल 20 में है। ठीक है, आर्टिकल 20 में है, याद रखना। नेक्स्ट 20, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 was introduced to help which of the following groups of society। जो एजुकेशन एक्ट 2002 वो इंट्रोड्यूस किया गया था किनको हेल्प करने के लिए? चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, कॉलेज स्टूडेंट, या फिर चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 0 to 6, या फिर बोथ फीमेल एंड चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी। किनको?
वो आपको बताना है, ठीक है। ये चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट को भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। और चिल्ड्रन ऑफ द एज 0 to 6 ईयर ये डीपीएसपी में है, एलिमेंट्री एजुकेशन। और बोथ फीमेल एंड चिल्ड्रन ये तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए फिर ऑप्शन है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, of the various ground below which discrimination by the state is not prohibited article 15 of the constitution, कौन से जो नीचे दिया गया ऑप्शन में से किस चीजों में डिस्क्रिमिनेशन, देखो आप जब आर्टिकल 15 पढ़ते हो तो उसमें ओनली वर्ड आता है, ठीक है। ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, प्लेस ऑफ बर्थ भी है, रेस भी है, कास्ट भी है, लैंग्वेज नहीं इंक्लूड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर इंक्लूडेड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो ऑप्शन में से किन में इंक्लूडेड है, ठीक है। राइट टू प्रोपगेट रिलीजन, ये प्रोपगेशंस है, ठीक है। राइट टू सिक्स टू वेयर एंड कैरी किरपन, ये जो किरपन है सिख लोग आप देख सकते हो, जब एक सिख को आप देखते हो तो वो किरपन वेयर करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। आप जब डिटेल स्टडी करते हो तो उस पर आपको मिलेगा। तो राइट टू रिलीजियस बॉडीज टू सिक्योर कन्वर्जन ऑफ पीपल, कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन 1 and 2 बी ऑप्शन आर करेक्ट, सही है। आप लोगों को आई होप सब समझ में आ रहा है, या फिर आप लोग जो भी ऑप्शंस क्लिक कर रहे हैं वो भी आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following terms are mentioned in the preamble, इन चारों में से कौन से टर्म प्रेम्बल में मेंशन है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ रिलीजन, लिबर्टी ऑफ फेथ, तो कौन से जो ऑप्शंस है वो प्रेम्बल में मेंशन किया गया है। मैंने पहले फर्स्ट क्लास में बताया था जो प्रेम्बल है वो आपको रट्टा हुआ होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या टर्म प्रेम्बल में है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, ये सारे जो है वो है। तो इन चारों में से कौन से नहीं है और कौन से है, ठीक है, या फिर सभी है। वर्शिप है, थॉट है और फेथ भी है, लेकिन रिलीजन नहीं है, लिबर्टी ऑफ रिलीजन नहीं है। तो ऑप्शंस बी आर करेक्ट, ओनली 1, 2 and 4 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रिलीजन का लिबर्टी नहीं है, मतलब वर्ड मेंशन नहीं है। Consider the following statement, the next option 16 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। तो आई हो आप सभी को सब ठीक तरीके से आ रहा है, या फिर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में जाइए, जल्दी से पूछिए, डाउट क्लियर कीजिए और मूव ऑन कीजिए, ठीक है। तो द प्रेम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ऑप्शंस क्या गलत है या फिर राइट है, गलत है। ऑथोरिटी कहां से डिराइव करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। द प्रेम्बल एम्बोडीज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, कहाँ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये तो गलत है, ठीक है। इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, ये करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस ए आर करेक्ट, ओनली 3 ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन बेरोबरी यूनियन केस द सुप्रीम कोर्ट ओपेन्ड दैट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, बेरोबरी में बताया गया था या फिर किसी और केस में बताया गया था, आपको पता होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, टू अमेंड द प्रेम्बल रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब तो आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियरिटी होगा कि किस चीज़ों पे अमेंडमेंट के लिए किसको कितना चाहिए, कितना रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो बेरोबरी यूनियन केस में नहीं बताया था, बेरोबरी यूनियन केस में क्या बताया था, नॉट अ क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था प्रेम्बल को, ठीक है। ये केशवानंद भारती केस जो है, केशवानंद भारती केस में बताया था कि प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ये गलत ऑप्शन है 1 नंबर।
और सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्यों? जब आप प्रेम्बल जब प्रेम्बल को आप एमन कर सकते हो, लेकिन उसमें रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट का जरूरी होता है, और प्रेम्बल सिर्फ एक ही बार एमन किया गया था, और अभी और नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्रेम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। तो ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? किस चीजों पे फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट गॉट राइट टू अमेंड, पार्लियामेंट के पास मतलब राइट दिया गया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए? किस चीजों पे? केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, सज्जन केस। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शंस ए 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, 1 2 3, क्या होगा? ऑप्शंस ए आर करेक्ट, ओनली 1, केशवानंद भारती केस, ठीक है। चलिए फिर, और उसमें केशवानंद भारती केस में क्या बताया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आप अमेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? हाँ, आर्टिकल 14 में तो है नहीं, आर्टिकल 16 शायद, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, ये भी नहीं होगा, आर्टिकल 19 में भी नहीं है, आर्टिकल 16 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर, व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम यूएसए? यूएसए से कौन सा फीचर लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? राइट टू फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड सिटीजनशिप। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? यूएसए से बोरो किया फंडामेंटल राइट्स। ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर। डीपीएसपी कहाँ से? जल्दी बताओ, डीपीएसपी कहाँ से ले गया था? डायरेक्टिव एंड स्टेट पॉलिसी, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और सिटीजनशिप ब्रिटेन, याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी वर डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। कब डिलीट किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी? ये आप सभी को पता होना चाहिए, आर्टिकल 1978 को डिलीट किया गया था, ठीक है। चलिए, और वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 था। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज आर क्या? नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ये छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस मैंने रखा है ताकि आप लोगों को मतलब थोड़ा इजी लगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से अगर 25 ही टफ रखे तो डिमोटिवेट फेल होता है ना, तो पता होना भी चाहिए, थोड़ा इजी भी रखना चाहिए। ये डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इंडियन सिटीजन ओनली? इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों आर्टिकल में से कौन से जो आर्टिकल है सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है? ये तो थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 तक क्या आता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो 26, 27, 28 में से होगा या फिर 29 होगा? कौन सा होगा? आर्टिकल 29, ठीक है। माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, माइनॉरिटीज को कल्चरल एंड माइनॉरिटीज अफेयर्स के बारे में बताएगा, आर्टिकल 29 एंड 30। ये आर्टिकल 29 सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फिर, द स्टेट, 24th क्वेश्चन, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। जो आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया और आर्टिकल 36 में, दोनों में सेम डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आर करेक्ट? द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट है या फिर दोनों में से एक एक करेक्ट है या फिर कोई करेक्ट नहीं है? आपको इससे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट पता होना चाहिए, तभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, फर्स्ट डेफिनेशन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड जो भी अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड कर रहे हैं सभी क्या होगा?
डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आर, एक नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज भी है, लोकल अथॉरिटीज भी है, और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है, बोथ 1 and 2 है करेक्ट। तो अगर स्टेट डेफिनेशन स्टेट पता नहीं है तो जाइए फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें डेफिनेशन स्टेट पहले ही बताया गया था। और अगर नहीं पता देखिए अच्छे तरीके से याद कीजिए, ठीक है। चलिए फिर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस, which one of the following writs is issued by a appropriate judicial authority or body to free a person who has been illegally detained, ठीक है। जो भी इलीगली डिटेन किया गया है, तो कौन से रिट इशू किया जाता है जुडिशियल अथॉरिटी, तो जो पर्सन है उनको फ्री करने के लिए, ठीक है। तो वो जुडिशियल जो भी कोर्ट है वो इशू किया जाता है अगेंस्ट द अथॉरिटी। वो क्या है, कौन से आर्टिकल है, सॉरी कौन सी रीट है, रेट हेबास कॉर्पस टू हैव अ बॉडी, ठीक है। तो इसके तहत आपको फ्री किया जाता है अगर कोई इलीगली आपको डिटेन करता है, तो वो अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किया जाता है जुडिशियल अथॉरिटी ने, या फिर कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट कोई भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था 25 क्वेश्चन, और हम लोगों ने 4 पार्ट में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेम्बल, फिर और एक चैप्टर जो है सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे इंक्लूडेड हो गए। ये बहुत ज़्यादा हो गया, इतना भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा आपको, आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी देखते हैं आगे जाते जाते कितने हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर जो टेलीग्राम चैनल में है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा हो, और कोई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, और अपने प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से करते रहो। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।